हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन लेकर आए हैं जो जिला दर्शन की जो सीरीज अपने शुरू कर रखी थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और एक नवगठित जिला है जिसका नाम है नीम का थाना। और ये जो नीम का थाना जिला है, इसके बारे में कुछ आपको फैक्ट पता होने चाहिए कि अगर मैं नीम का थाना जिला राजस्थान के मैप पर ढूंढूं तो मुझे कहाँ मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नीम का थाना जिला है, इसका गठन अभी हुआ है। और ये जिला जो है ये किन किन जिलों से मिलकर बना है, इसकी क्या क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, फिर अपन बात करेंगे यहाँ की भौगोलिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और फिर अपन बात करेंगे यहाँ कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं भी होंगी और कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। तो उन सब के बारे में अपन बात करते हैं। उससे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कि राजस्थान के मैप पर ये वाला जो अपना नीम का थाना जिला है ये हमें कहाँ दिखाई देता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमने पढ़ लिए ये जो जिला है अपना श्री गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, और इसके बाद हमने चूरू, और फिर जैसलमेर, और फिर अनूपगढ़। फिर हमने पढ़ा झुंझुनू जिला, और झुंझुनू जिले के बाद अगर अपन बात करते हैं, अगर कोई जिला आता है तो ये वाला जो जिला आपको दिखाई दे रहा है, ये जो जिला देखो, ये जो जिला आपको दिखाई दे रहा है, ये जिला है नीम का थाना। ये जो जिला है आपका नीम का थाना जिला। तो सबसे पहले तो आपको दिखाई देना चाहिए कि ये जो नीम का थाना जिला है ये किन किन जिलों से सीमा बना रहा है और किस राज्य के साथ। तो इसका मतलब यहाँ जो ये सीमा बना रहा है, ये सीमा बना रहा है हरियाणा के साथ। कौन सा राज्य है अपना? हरियाणा राज्य। और हरियाणा के अलावा अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि झुंझुनू जिला है, सीकर जिला है, और ये जयपुर ग्रामीण है, और ये कोटपुतली बहरोड है। इसका मतलब एक तो राज्य है और 4 अपने जिले हैं, यानी कि एक राज्य और 4 जिलों के साथ ये अपना नीम का थाना जो है ये अपना सीमा बनाता है। फिर अगर इसको अपन देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें देखो टोटल तहसीलें कितनी हैं। एक है खेतड़ी, एक है उदयपुर वाटी, एक है पाटन, एक है नीम का थाना, और एक है श्री माधोपुर। तो इसमें आप साफ साफ समझना, सीधी सी बात है कि ये जो पाटन, नीम का थाना और श्री माधोपुर, ये जो 3 तहसीलें हैं ये सीकर जिले से शामिल हुई हैं। किस जिले से शामिल हुई हैं? सीकर जिले से। और उदयपुर वाटी और खेतड़ी जो है ये जो तहसीलें हैं ये झुंझुनू से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो नीम का थाना जिला है ये किन जिलों से मिलकर बना है, तो आप बता दोगे सीकर से और झुंझुनू से। झुंझुनू से 2 तहसील हैं, खेतड़ी और उदयपुरवाटी, और सीकर से पाटन, नीम का थाना और श्री माधोपुर। अब देखो ये जो नीम का थाना है इसका जिला मुख्यालय नीम का थाना ही मिलेगा आपको। और अगर इससे बात करें अपन जिला शुभंकर की, अगर मैं इसके जिला शुभंकर की बात करता हूं, जिला शुभंकर, तो अभी तक इसका कोई भी जिला शुभंकर नहीं बनाया गया है, कोई भी जिला शुभंकर नहीं बनाया। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं इसके परिवहन कोड की, तो इसका कोई परिवहन कोड भी अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि इसका कोई भी परिवहन कोड जारी नहीं हुआ है और इसका कोई भी जिला शुभंकर नहीं है। अगर इसकी दिशा पूछें कि राजस्थान में किस दिशा में स्थित है, तो आप कह सकते हो कि ये हमारी उत्तर दिशा है, ये हमारी दक्षिण दिशा है, ये हमारी पूर्व दिशा है, और ये हमारी पश्चिम दिशा है। तो अगर मैं कहूं तो ये उत्तर पूर्व के मध्य में स्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्व के मध्य में स्थित है। अब देखो अगर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अपन बात करेंगे तो इसके बारे में कुछ बातें अपने को समझनी पड़ेंगी। कौन कौन सी बातें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी? सबसे पहले देखो, यानी कि अगर मैं बात करता हूं वर्तमान राजस्थान की, वर्तमान राजस्थान, और ये जो वर्तमान राजस्थान हमारे सामने आया था, ये आया था 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को जो वर्तमान राजस्थान हमारे सामने आया, ये आया था राजस्थान का, जब क्या हुआ था, राजस्थान का एकीकरण हुआ। और उस एकीकरण में 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आता है। और इस वर्तमान स्वरूप में अगर मैं देखता हूं तो मैं कहता हूं कि हमारे पास, राजस्थान के पास कुल 26 जिले थे, यानी जो 26वां जिला बना था
वो बना था अपना अजमेर। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 नवंबर 1926 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान में कुल कितने जिले थे, तो आप कहोगे सर 26 जिले थे, और 26वां जिला जो बना था वो अजमेर बना। फिर देखो हुआ क्या कि हम पढ़ते हैं 26 के बाद एक जिला बना था 27वां, फिर एक जिला बना 28, फिर बना 29, और फिर बना 30, फिर बना 31, फिर बना 32वां, और फिर बना 33वां। अगर आपसे क्रम पूछा जाता है तो ये 33 जिले थे, है ना, 33 जिले थे जो नए जिले बने उससे पहले। अब इन 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 इनके अगर क्रम की बात करता हूं तो देखो सबसे पहले बना धौलपुर, फिर बना अपना धौलपुर के बाद अगर मैं बात करता हूं तो फिर बारा, फिर बना दौसा, और फिर बना राजसमंद। फिर कौन सा बना था? राजसमंद। फिर हम बात करते हैं था अपना हनुमानगढ़, अपना कौन सा बना था? हनुमानगढ़। फिर बना था करौली, और फिर बना था प्रतापगढ़। हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़, ये अपना क्रम था। अब देखो धौलपुर जो अपना जिला बना, वो जिला कब बना था? धौलपुर अपना जिला बना 15 अप्रैल 1982। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर को जिला बना दिया गया था। फिर देखो बारा, दौसा और राजसमंद की मैं बात करता हूं तो 10 अप्रैल 1991 को, और फिर हनुमानगढ़ को जिला बनाया था 12 जुलाई 1994 को, और करौली को जिला बनाया था 19 जुलाई 1997 को, और 26 जनवरी 2008 को अपना प्रतापगढ़ जो था वो जिला बनाया गया। अब देखो याद कैसे रखना है, धोला बांदर, अपने गांव में सीधी भाषा देसी भाषा में अपन बोलते हैं कि धोला बांदर, धोला बांदर हनुमान जी के कचौड़ी में प्रसाद चढ़ाए। बस क्रम याद रखना है। यहाँ आपको सबसे ज्यादा पूछेगा वो हनुमानगढ़ और करौली, तो इनका क्रम आपको याद रखना है। बिल्कुल आराम से इसको समझिए कि धौलपुर के बाद बारा, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़, यानी कि वर्तमान में जो स्थिति थी, जो नवीन बदलाव हुए उससे पहले हमारे पास 33 जिले और कुल 7 संभाग थे। 33 जिले और 7 संभाग थे। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट लो पहले, है ना, फिर अपन इसमें आगे कुछ बात करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, हुआ क्या कि बजट जो था अपना, बजट सत्र 2022 और 23 की अगर मैं बात करूं तो मैं कहता हूं कि एक समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम था राम लुभाया समिति। और ये जो राम लुभाया समिति थी इसका गठन किया जाता है 2022। फिर ये बात क्या होता है कि इस राम लुभाया समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सरकार ने 17 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में घोषणा कर दी। किसकी घोषणा की? घोषणा की कि राजस्थान में अब 3 संभाग नए होंगे और 19 जिले। प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए 3 संभाग नए होंगे और 19 जिले नए होंगे। अब ये जो घोषणा थी इसको विधान सभा में पारित करवाया, अनुमोदन किया इसका 4 अगस्त को अनुमोदन, और फिर 7 अगस्त को जिलों का गठन किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? अगर आपसे पूछा जाए
कि ये जो हमारा नीम का थाना जिला है, या जितने भी नवगठित जिले हैं वो जिले कितने हैं, अब 7 अगस्त से 19 जिले प्रभावी हो गए। 7 अगस्त से 19 जिले। तो वर्तमान में अगर मैं राजस्थान की स्थिति देखता हूं तो मैं कहता हूं कि 50 तो हमारे पास जिले हैं और 10 हमारे पास क्या है, संभाग। समझ आया आपको? संभाग कैसे बढ़े और जिले कैसे बढ़े? तो याद रखना, बजट सत्र 2022-23 में राव लुभाया समिति की सिफारिश पर 17 मार्च 2023 को माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने 3 नए संभाग और 19 नए जिलों की घोषणा कर दी, और उन्होंने कहा कि ये हम विधानसभा में इसको पारित करवाते हैं, और 7 अगस्त को उन्होंने जिलों का उद्घाटन कर दिया। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लो और फिर अपना आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर अपना आगे देखते हैं और हम देखते हैं कि नीम का थाना जो है वो किस संभाग में आएगा बेटा, सीकर संभाग में। कौन सा संभाग होगा, सीकर संभाग। और ऐतिहासिक परिदृश्य से मैं पहले ही समझा चुका हूं कि इसकी स्थापना होती है, कितनी तारीख को होती है इसकी स्थापना, 7 अगस्त को, है ना। 7 अगस्त 2023 को कौन सी समिति थी, राम लुभाया समिति। और गठन कैसे होता है, सीकर जिले से और झुंझुनू जिले को मिलाकर। सीकर से कौन कौन सा मिलेगा, नीम का थाना, श्री माधोपुर और पाटन, और झुंझुनू से खेतड़ी और उदयपुर वाटी। ये बातें मैंने आपको आराम से बता दी। अब देखो, अगर मान लो आपसे कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछ लें कि ये जो नीम का थाना जो स्थल है, जगह जो है, ये जगह जो है, ये जिला मुख्यालय जो है, ये सीकर जिले से अलग हुआ है। नीम का थाना जो जिला मुख्यालय है ये सीकर जिले से अलग हुआ है। और अगर इसके प्राचीन नाम की अगर अपन बात करते हैं तो इसको कहते हैं छावनी। क्या कहते हैं, छावनी। आपने नाम सुना होगा शेखावाटी ब्रिगेड, नाम सुना होगा शेखावाटी ब्रिगेड। और ये जो शेखावाटी ब्रिगेड जो थी, इसका मुख्यालय कहां था, झुंझुनू में था। और इस शेखावाटी ब्रिगेड की एक छावनी जो थी वो कहां थी, नीम का थाना में, जिसकी स्थापना होती है 1834 में। जिसकी स्थापना कब होती है, 1834 में। तो आप इसका आराम से एक स्क्रीनशॉट लो और फिर अपनी नोटबुक में अच्छे से यूं कहीं इनको व्यवस्थित जमा कर तैयार करो, जिससे जब आप पढ़ो ना तो आपको बहुत अच्छे से हर एक बात समझ आए। फिर अगर आगे अपन बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा नीम का थाना, इसका भौगोलिक परिदृश्य कैसा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी सीमा एक तो राज्य के साथ लगती है जो जिसका नाम है हरियाणा, और जिलों के साथ लगती है झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली, बहरोड। तो आपसे जिले पूछे जाए तो आप कह सकते हो 4 तो जिले हैं और 1 राज्य है जिनके साथ नीम का थाना सीमा बनाता है। फिर अगर मैं बात करता हूँ जलवायु की, तो यहाँ की जो जलवायु है वो अर्ध शुष्क जलवायु है, और कोपेन के अनुसार मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ BSHW प्रकार की यहाँ जलवायु पाई जाती है। फिर अगर मैं बात करता हूँ मृदा की, तो देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो भाग है ये अरावली के पश्चिम का भाग है, जो कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अर्ध शुष्क प्रदेश का भाग है। हम पढ़ते हैं भौतिक प्रदेश तो उसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ते हैं, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, उसके भी अर्ध शुष्क प्रदेश का भाग है। तो यहाँ मृदा जो है वो रेतीली पाई जाती है। लेकिन नीम का थाना का जो सीकर का जो हिस्सा था वो किसमें आ गया, अरावली में। तो यहाँ लाल मृदा, इंसेप्टिसोल का भी यहाँ विस्तार है, तो रेतीली लाल मृदा है। और यही कारण है कि यहाँ मिश्रित वनस्पति पाई जाती है। अगर हम मरुस्थल की बात करते तो हम सीधा कह सकते थे कि यहाँ जीरोफाइट यानी कि मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। लेकिन ये जो नीम का थाना है ये अरावली में शामिल होने के कारण यहाँ मिश्रित प्रकार की वनस्पति, पतझड़ भी पाई जाती है, मरुद्भिद भी पाई जाती है। तो मिश्रित प्रकार की यहाँ वनस्पति पाई जाती है। स्क्रीनशॉट लो इसका और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। प्रमुख पहाड़ियां, अगर अरावली का हिस्सा है तो इसकी कुछ पहाड़ियां भी होंगी, और जो पहाड़ियां हम पहले झुंझुनू में पढ़ते थे उनमें से कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे खेतड़ी है, बबाई है, ये पहाड़ियां पहले झुंझुनू में थी, अब ये किसमें आ गई, नीम का थाना में। एक डाबला है और एक नीम का थाना, ये प्रमुख पहाड़ियां हैं।
और प्रमुख चोटियां अगर मैं बात करूं तो मैं कहता हूं मालखेत की चोटी है, बबाई है, और लोहारगल जो चोटी है, ये सारी कहां आ गई अब नीमका थाना में। फिर अगर यहाँ प्रमुख नदियों की मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं यहाँ एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है कांतली नदी। क्या नाम है? कांतली। अब देखो इसका उद्गम जो होता है वो होता है खंडेला की पहाड़ियों सीकर से, और ये सीकर से निकलकर सीकर में बहती है, फिर नीम का थाना में, फिर नीम का थाना, और फिर झुंझुनू में, फिर क्या करती है? झुंझुनू में। अब देखो ये झुंझुनू में एक जगह है मंडरेला, इसके बाद में चूरू आगे, चूरू आ जाता है तो मंडरेला के पास से विलुप्त हो जाती है। और झुंझुनू, नीम का थाना, सीकर, पहले इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र था वो 2 जिले थे, और वर्तमान में जो प्रवाह क्षेत्र है वो 3 जिले हैं। तो याद रखना, सीकर में बहती है, नीम का थाना में बहती है, और झुंझुनू में बहती है। और इसका प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी। क्या कहलाता है? तोरावाटी। इसका भी आप ख्याल रखना, तोरावाटी। फिर देखो हम बात करते हैं इसके किनारे एक सभ्यता स्थल है सुनारी, और एक है गणेश्वर। ये जो सुनारी सभ्यता स्थल है ये खेतड़ी में है, और ये जो सभ्यता स्थल है ये लोह युगीन सभ्यता स्थल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि लोह युगीन सभ्यता स्थल है। और यहां से देखो लोहा गलाने की जो भट्टियां प्राप्त हुई है, तो ये हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा याद रखना, सुनारी जो सभ्यता है वो खेतड़ी में है, और खेतड़ी जो है अब नीमका थाना जिले में शामिल है। फिर अपन बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता है, और ये जो गणेश्वर सभ्यता, ये गणेश्वर स्थल है जो कि नीमका थाना में है, और इसे कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता, यानी कि इसे एक शब्द और भी कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। इसके अलावा इसे कहते हैं पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर, क्योंकि यहां से मछली पकड़ने के कांटे, बाकी बहुत सारी चीजें मिली हैं। तो गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। और ये सुनारी और गणेश्वर जो है, ये दोनों सभ्यताएं कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। तो आराम से इसका आप स्क्रीनशॉट लो और आराम से इसको समझो भाई, कैसे कैसे आपको ये चीजें तैयार करनी है। फिर अगर अपना आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहां प्रमुख बांध हैं, यहाँ कुछ प्रमुख बांध हैं, जिसमें नीमका थाना में एक अजीत सागर बांध है, एक पन्ना शाह का तालाब है। ये दोनों खेतड़ी में है भाई, है ना। तो ये फिर हम बात करते हैं कोट बांध है, जिसे सरजू सागर बांध कहते हैं। पापड़ा, ये गांव के नाम है, याद रखना गांव के नाम है। तो ये पापड़ा बांध है, कोट बांध है, ये सारे के सारे नीमका थाना में है। यहाँ 2 ही खनिज मिलते हैं, एक खनिज है अपना तांबा और दूसरा है लोहा। आपने नाम सुना होगा डाबला सिंघाना, तो सिंघाना रह गया झुंझुनू में, तो डाबला खेतड़ी जो है वो किस में आएगा? नीमका थाना में। और खेतड़ी, कोपर और कोलिहान की जो खाने हैं, कुछ दिन पहले यहाँ घटना भी घटित हुई कोलिहान खान में। तो खेतड़ी, कोपर और कोलिहान ये कब कहाँ चले गए? ये सारे के सारे अब नीमका थाना में चले गए। तो याद रखना कोपर, खेतड़ी और कोलिहान ये सारे के सारे अपने नीमका थाना जिले का हिस्सा बन गए हैं भाई। तो इसको आप नोट करो आराम से स्क्रीनशॉट लेकर। अब देखो इसमें आगे बढ़ते हैं अपन, अब एक एक को पढ़ेंगे क्योंकि 5 मुख्य स्थल हैं। अपन शुरुआत करते हैं खेतड़ी से। इसे अपन भारत की ताम्र नगरी भी कहते हैं, भारत की ताम्र नगरी भी कहते हैं। अब यहाँ एक मंदिर है, रघुनाथ चूड़ावत जी का मंदिर है, और ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां राम और लक्ष्मण जी को दाढ़ी मूछों से युक्त दर्शाया गया है। यानी कि विश्व का एकमात्र मंदिर जिसमें राम लक्ष्मण की दाढ़ी मूछ वाली प्रतिमा है, दाढ़ी और मूछ दर्शाई गई है। फिर हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद संग्रहालय की, और ये संग्रहालय है, यही हम बात करते हैं कि रामकृष्ण परमहंस मठ भी स्थापित किया गया है। और ये दोनों कहाँ हैं? खेतड़ी में। उस समय देखो खेतड़ी का राजा था अजीत सिंह, और अजीत सिंह और स्वामी विवेकानंद ये अपने कौन है? अजीत सिंह, इनका क्या नाम है? अजीत सिंह। और ये कौन है अपने? स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम था नरेंद्र।
इन दोनों की मुलाकात होती है, कहाँ होती है इन दोनों की मुलाकात? माउंट आबू में, माउंट आबू। और माउंट आबू में जब इनकी मुलाकात होती है तो अजीत सिंह इनको निमंत्रण देता है कि आओ कभी हवेली पे, हवेली का मतलब खेतड़ी में, कभी खेतड़ी आओ, आपका बड़े सम्मान के साथ हम स्वागत करेंगे। तो ये खेतड़ी आते हैं 3 बार, 1891, 93 और 97 में। तो शिकागो धर्म सम्मेलन में जब जाते हैं तो ये खेतड़ी के महाराजा इनको पगड़ी पहनाकर सम्मान देते हैं और इनको स्वामी विवेकानंद की उपाधि देते हैं। तो नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद कब बने थे? तो खेतड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह, इन्होंने इनको ये सम्मान दिया था भाई, है ना। याद रखना, बहुत बड़ा संग्रहालय, बहुत अच्छा है, कभी घूमने जाओ, बहुत अच्छी जगह है स्वामी विवेकानंद संग्रहालय। फिर अपन बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लो। फिर अपन बात करेंगे और कहते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1967 में, और एक कंपनी थी वेस्टर्न नेप कंपनी। कौन सी कंपनी थी? वेस्टर्न नेप कंपनी थी, जो कि अमेरिका की कंपनी थी। उसके सहयोग से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई, और इन्हीं के अंतर्गत एक रासायनिक उर्वरक इकाई है जिसका नाम है ज्योति फर्टिलाइजर्स। तो याद रखना, ज्योति फर्टिलाइजर्स कहाँ? खेतड़ी में। एक जगह है जसरापुर, एक जगह है जसरापुर जिसका संबंध है पंडित झाबरमल शर्मा से, जिसे अपन कहते हैं पत्रकारिता के भीष्म पितामह है। बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत अच्छा पर्सन है। एक जगह है गोरीर, राज्य की पहली सोलर इकाई, राज्य की नहीं है भाई, जिले की, जिले की, जिले की, अपने जिले की पहली सोलर इकाई है जिसको अक्षय ऊर्जा निगम संचालित करता है। अक्षय ऊर्जा निगम, जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में सबसे बड़ा अपना संस्थान है, जिसकी स्थापना होती है 2002 में। ठीक है। अब देखो, कमला बेनीवाल जो है उनका जन्म स्थान भी क्या है? गोरीर है। क्या है? गोरीर है। तो इसको आप आराम से नोट करो कि जसरापुर पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म स्थान है, और इन्हें कहा जाता है पत्रकारिता के भीष्म पितामह, और जिले की पहली सोलर इकाई जो थी गोरीर, और अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित है। फिर अपन बात करेंगे उदयपुर वाटी की। ये जो उदयपुर वाटी है ये कांटली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो आपसे पूछा जाए कि कांटली नदी के किनारे शहर कौन सा बसा है? उदयपुर वाटी। यहाँ मनसा माता का मंदिर है, यहाँ सकराय माता का मंदिर है, और लोहारगल जो है, जिसे अपन क्या कहते हैं? शेखावाटी का हरिद्वार कहते हैं। तो ये तीनों जो स्थल हैं ये धार्मिक स्थल हैं तीनों, और ये जो धार्मिक स्थल हैं ये कहाँ हैं? उदयपुर वाटी में। और यहाँ आप याद रखना कि ये जो अपना लोहारगल जो है, यहाँ कहा जाता है कि अज्ञातवास में पांडवों ने यहाँ शरण ली थी, और यहाँ की 24 कोसी परिक्रमा जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो याद रखना, 24 कोसी परिक्रमा कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने उदयपुर वाटी की। फिर अपन बात करते हैं और कहते हैं कि एक जगह है अपनी नीम का थाना, जिसे अपन छावनी के नाम से जानते हैं, छावनी। यहाँ का संबंध राम नारायण चौधरी जो हैं, इनकी पत्नी है अंजना चौधरी। अब देखो, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करता था राम नारायण चौधरी, और राजपुताना देसी राज्य लोक परिषद की इन्होंने स्थापना की थी, और राजस्थान सेवा संघ के सह संस्थापक थे, है ना। राजस्थान सेवा संघ के सह संस्थापक रहे हैं। तो इसको भी आप आराम से समझना कि नीम का थाना जो है ज्यादा कोई बड़ा इश्यू नहीं है, राम नारायण चौधरी का नीम का थाना से संबंध रहा है। फिर अपन बात करते हैं तो हम कहते हैं कि श्री माधोपुर, पंसारी की हवेली। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि पंसारी की हवेली किस जिले में है? श्री माधोपुर में। और एक यहाँ जगह है, गांव है सरगोठ, जिसमें राज्य का पहला फल उद्यान स्थापित किया गया है। और एक गांव है दिवराला, एक गांव है दिवराला, यहाँ 1987 की घटना है, और यहाँ रूप कंवर सती होती है, रूप कंवर सती होती है। तभी मैंने आपको बताया था कि सती माता का जो मंदिर है, सती माता का मंदिर, और ये अपना मंदिर कहाँ है? झुंझुनू में, रानी सती मंदिर झुंझुनू में।
तो मैंने आपको जब पढ़ाया झुंझुनू तो उस समय भी मैंने बताया था 1987 के बाद यहाँ मेले पर रोक लगा दी गई थी। यही कारण था क्योंकि उस समय ये जो दिवराला जो था ये अपना श्री माधोपुर का पूरे राजस्थान में बड़ी घटना हो गई थी। रूप कंवर सती हुई स्वतंत्रता के बाद, तो ये सती होने की अंतिम घटना थी राजस्थान से। उसके बाद सती प्रथा पर कठोर निर्णय लिए गए। फिर अपन बात करते हैं और कहते हैं एक पाटन जो जगह है उस पाटन का युद्ध हुआ था जून 1790 में। आपने पढ़ा होगा स्वाई प्रताप सिंह और सिंधिया के मध्य, और इसमें सिंधिया ने स्वाई प्रताप सिंह को हरा दिया था। विजयी कौन रहा था? सिंधिया रहा था, है ना, मराठा सरदार था सिंधिया। एक चांद मारी ताम्र परियोजना जो है वो खेतड़ी की है। और यहाँ इस नीम का थाना जिले में कंजर्वेशन रिजर्व है 3। कौन कौन से हैं? एक है अपना मनसा माता का, दूसरा है खेतड़ी बांसियाल, और एक खेतड़ी बांसियाल सेकंड और फर्स्ट दोनों है। और यहाँ से है ना आपको मैं बता दूं, यहाँ हाल ही में लेपर्ड जो सफारी है ना, लेपर्ड सफारी, इस लेपर्ड सफारी की शुरुआत की गई है। इस लेपर्ड सफारी की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। तो आपको बड़े ध्यान से इस बात को समझना है कि यहाँ कुल 3 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। एक है मनसा माता कंजर्वेशन, दूसरा है खेतड़ी बांसियाल, और दूसरा खेतड़ी बांसियाल सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। और इन्हें घोषित कब किया था? 2019 में। तो इसी के साथ एक बार रिकैप करते हैं अपन कि ये अपना जो है ये क्या है, अपना नीम का थाना जिला है जिसकी सीमा लगती है हरियाणा के साथ और 4 जिलों के साथ। कौन कौन से 4 जिले हैं? जिनमें हमने कहा एक झुंझुनू है, एक सीकर है, एक जयपुर ग्रामीण है, एक कोटपुतली बहरोड है। 2 जिलों से मिलकर बना है, सीकर से और झुंझुनू से। झुंझुनू से खेतड़ी है और उदयपुरवाटी है, और पाटन नीम का थाना और श्रीमाधोपुर जो है वो सीकर से है। फिर हमने कंप्लीट इसके बारे में देखा कि ये जो एकीकरण कंप्लीट होता है, अजमेर जिला बनता है 26वां, फिर 33 जिले बनते हैं, फिर 50 जिले कैसे बनते हैं, वो पूरी बातें मैंने आपको बताई। फिर नीम का थाना की हमने बातें की थी कंप्लीट। अब देखो यहां से 2 बातें अपन भूल गए। एक तो देखो अगर आपसे पूछा जाए कि नीम का थाना जो जिला है इसका प्रथम कलेक्टर कौन है? प्रथम कलेक्टर, तो आपको प्रथम कलेक्टर बताना है श्रुति भारद्वाज। क्या नाम बताना है? श्रुति भारद्वाज। और एक आपको अगर पूछा जाए प्रथम एसपी कौन है, तो आपको बताना है प्रथम जो एसपी है वो कौन है? अनिल बेनीवाल। 2 बातें हैं आपको नोट कर लेनी है, प्रथम कलेक्टर श्रुति भारद्वाज और प्रथम एसपी अनिल बेनीवाल। फिर अगर अपन बात करते हैं भौगोलिक परिदृश्य में, मैंने आपको कंप्लीट बात बताई है। और अगर आपसे पूछा भी जाए तो आपको बताना है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ज्यादा हिस्सा आता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ज्यादा हिस्सा आता है, जबकि कुछ हिस्सा इसका अरावली का भी इसमें शामिल है। कुछ हिस्सा इसमें अरावली का भी वही शामिल है। तो याद रखना, इसको बड़े ध्यान से याद रखना है। फिर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कुछ पहाड़ियां, कुछ चोटियां हैं, कुछ नदियां हैं, झील यहाँ प्रमुख है नहीं, कुछ बांध हैं, खनिज हैं। और फिर हम बात करते हैं कि यहाँ खेतरी में कौन कौन सी बातें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जसरापुर गौरी खेतरी के बारे में बातें की हमने, फिर उदयपुरवाटी के बारे में बातें की, फिर नीम का थाना की, फिर श्री माधोपुर की, और फिर पाटन की, और लास्ट में कंजर्वेशन रिजर्व की। तो बिल्कुल छोटा सा अपना जिला है नीम का थाना। बड़े आराम से इसको नोट डाउन कीजिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए जिले के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।